वेलकम टू आरजी सोशल स्टडी। फ्रेंड्स, इस बात पर निर्भर करता है कि आप ऑब्जेक्टिव के लिए जितना तैयार हैं उतना आप सब्जेक्टिव के लिए तैयार हैं कि नहीं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल आसान भाषा में आप पढ़ लेते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। इसलिए आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव की तैयारी करना बिल्कुल ही जरूरी है। क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव का पेपर जो है 1 घंटा के लिए होता है, इसके बाद आपको सब्जेक्टिव का पेपर देना होता है। इसलिए आप ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव के उन प्रश्नों को चुने जो आपके लिए बिल्कुल VVI हैं। इसमें आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों देखने को मिलेंगे। अब आपको देखना है कि आपको इन प्रश्नों में कौन कौन से प्रश्न याद है और कौन कौन से प्रश्न आपको याद नहीं है। जो प्रश्न याद नहीं है आप उसको बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें सभी जो प्रश्न है बिल्कुल VVI हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सोशल साइंस का। आप एक एक प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखते और सुनते चलिएगा। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो अगले वीडियो यानी कि अगले सेट का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला प्रश्न को, जो कि मैट्रिक एग्जाम के लिए बिल्कुल ही VVI है। जैसे कि पहला प्रश्न है कि मेटरनिक कौन था, यूरोपीय इतिहास में वह क्यों विख्यात था। मेटरनिक कौन था और यूरोपीय इतिहास में वह क्यों विख्यात था। अगर आप लोगों का प्रश्न ये नहीं आए कि यूरोपीय इतिहास में वो क्यों विख्यात था या क्यों विख्यात है, लेकिन मेटरनिक कौन था, ये प्रश्न आपको 2 नंबर में आप लोग याद रखिएगा, जरूर लगभग आता है ये प्रश्न। चलिए इसका हम लोग जवाब जानते हैं। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ये 1 नंबर में आता है, याद रखिएगा आप लोग कि मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वो घोर प्रतिक्रियावादी क्रांति के संदेशों का कट्टर विरोधी एवं पुरातन व्यवस्था बनाए रखने का समर्थक था। उसकी नीति का मूल मंत्र था कि शासन करो और कोई परिवर्तन नहीं होने दो। वियना कांग्रेस और बाद के यूरोपीय इतिहास में मेटरनिक अपने द्वारा स्थापित मेटरनिक व्यवस्था के कारण विख्यात है। 1848 में वह ऑस्ट्रिया छोड़कर लंदन चला गया। मात्र इतना ही लिख दीजिएगा, आपका 2 नंबर रखा हुआ है। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की, इसका क्या परिणाम हुआ। बिल्कुल ही VVI प्रश्न, आप इसको याद रखिएगा। इसमें सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रेंड्स, अगर आपने सभी प्रश्नों को देख लिया, याद कर लिया, तो समझिए कि आपका 10 नंबर कंप्लीट है। चलिए इसका हम लोग जवाब जानते हैं। गांधी जी ने नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निश्चय किया। क्या किया? गांधी जी ने नमक कानून को भंग करके सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निश्चय किया। इसके लिए 12 मार्च 1930 को वे अपने 78 यानी कि 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा यानी कि नमक यात्रा पर निकले। दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून भंग किया। इसी के साथ नमक सत्याग्रह यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसको कहा गया आरंभ हुआ और शीघ्र ही यह पूरे देश में फैल गया। क्लियर है? चलिए सवाल नंबर हम लोग 3 देखते हैं। औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, चलिए हम लोग इसका जवाब जानते हैं। इसका जवाब है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्पादन में नई तकनीक और मशीनों का व्यवहार आरंभ हुआ। मानव श्रम के स्थान पर मशीन उत्पादन का काम करने लगी। उत्पादन की इस नई प्रक्रिया को औद्योगिकरण कहते हैं, यानी कि जो मनुष्य काम करते थे उसके स्थान पर मशीन काम करने लगी। इसी को हम लोग औद्योगिकरण कहने लगे। चलिए हम लोग सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 है कि 1929 के आर्थिक संकट के कारणों का संक्षेप में वर्णन करें। चलिए इसका हम जवाब जानते हैं। 1929 के आर्थिक संकट के निम्नलिखित कारण थे। ये लिखने का एक तरीका है कि पहले हम इसको दर्शा दें कि 1929 के आर्थिक संकट के कारण क्या थे, तो निम्नलिखित थे। चलिए पहला कारण जानते हैं। कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, दूसरा है उपभोक्ता की कमी और तीसरा है अमेरिकी पूंजी के प्रवाह में कमी। चलिए पहला को हम लोग जान लेते हैं। कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के बारे में हम लोग जानेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद कृषि उत्पादों में भारी वृद्धि हुई तथा कीमतें घट गईं, जिससे उनका खरीदार नहीं रहा। दूसरा है उपभोक्ता में कमी, गरीबी के कारण अन्य उत्पादों की बिक्री भी कम हो गई। तीसरा है कि अमेरिकी पूंजी के प्रवाह में कमी। 1928-29 के मध्य अमेरिकी विदेशी कर्ज में भारी गिरावट आई। इससे अमेरिकी कर्ज पर आश्रित राज्यों के लिए संकट उत्पन्न हो गया। क्लियर है? तो हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को अभी आप एक लाइक करते चलेंगे ताकि धीरे धीरे हम लोग कारवां आगे बढ़ाते चलें। सवाल नंबर 5 है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्यों पारित किया गया, इसका क्या प्रभाव पड़ा। बिल्कुल VVI प्रश्न है, आप इस बात को भूलेंगे नहीं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्यों पारित किया गया, इसका क्या प्रभाव पड़ा। चलिए इसका जवाब जानते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद देसी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्रों ने सरकारी नीतियों की आलोचना करनी आरंभ की। इसे रोकने तथा देसी समाचार पत्रों पर अंकुश लगाने के लिए वायसराय लिटन ने 1818 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया। लिटन के इस एक्ट का तीव्र विरोध हुआ। इससे राष्ट्रवादी भावना बलवती होती गई। स्पष्ट है? चलिए अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपको 4 नंबर का आता है। अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपका जो क्वेश्चन सेट है आपकी बार का कि वियतनाम के स्वतंत्रता संग्राम में हो ची मिन्ह के योगदान का मूल्यांकन कीजिए।
चलिए वियतनाम के बारे में जानेंगे हम लोग कि हो ची मिन्ह मार्क्सवादी विचारधारा से गहरे रूप से प्रभावित थे। वे फ्रांसीसी आधिपत्य से अपने देश को मुक्त कराना चाहते थे। इसके लिए 1930 में उन्होंने वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जिसका नाम बाद में इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। क्लियर है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय उन्होंने वियत मिन्ह का गठन कर जापानी आधिपत्य का विरोध किया एवं तोंगकिन पर अधिकार कर लिया। जापान के आत्मसमर्पण के बाद उन्होंने अपनी अध्यक्षता में वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की। क्लियर है। चलिए आगे जानते हैं। पैराग्राफ चेंज करके आप लोग लिखिएगा कि जेनेवा समझौता जो कि 1954 में हुआ था द्वारा वियतनाम को उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम में विभक्त कर दिया गया। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की सरकार बनी रही। हो ची मिन्ह के नेतृत्व में वियतकांग ने वियतनाम के एकीकरण के लिए प्रयास आरंभ कर दिया। फलतः गृह युद्ध आरंभ हो गया। अमेरिका भी वियतनामी युद्ध में प्रवेश कर गया एवं हो ची मिन्ह और साम्यवादियों को कुचलने का प्रयास करता रहा। इसी बीच 1969 में हो ची मिन्ह की मृत्यु हो गई। क्लियर है कि वियतनाम के स्वतंत्रता संग्राम में हो ची मिन्ह के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो यही आपका मूल्यांकन है, आप इसको याद कर लीजिएगा ध्यानपूर्वक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न था। देखिए 8वां में प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि आपको तो या तो 6 नंबर लिखना पड़ेगा या उसका 8वां लिखना पड़ेगा। तो 8वां में जो क्वेश्चन सेट है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुई, इसके आरंभिक उद्देश्य क्या थे। चलिए ये VVI प्रश्न है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए इसका हम जवाब जानते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना अनेक कारणों से हुई। 1857 के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता ने ब्रिटिश प्रशासकों में बेचैनी बढ़ा दी। अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए उन लोगों ने फूट डालो और शासन करो, यानी कि अंग्रेज का जो नियम था कि डिवाइड एंड रूल, यानी कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हिंदुओं की संस्था बतलाया तथा अंग्रेज मुस्लिम मैत्री पर बल दिया। दूसरी ओर कांग्रेस अब अन्य राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए धर्म का सहारा लिया। इससे मुस्लिमों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई। मुस्लिमों में शिक्षा के प्रसार और अन्य सुधार आंदोलनों से मुसलमानों में भी कांग्रेस से अलग अपना संगठन बनाने के प्रयास किए जाने लगे। इसमें उन्होंने अंग्रेजों का भी सहयोग मिला। मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल अक्टूबर 1906 में शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिला। दिसंबर 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग के आरंभिक उद्देश्य थे सरकारी सेवाओं में मुसलमानों को उचित प्रतिनिधित्व दिलाना, विधान परिषद के लिए अलग निर्वाचक मंडल की स्थापना करवाना तथा मुसलमानों के हितों की सुरक्षा करना।